हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। र्यूमर मिल एक ऐसा एपिसोड होता है जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि न्यूज़ क्या है और उसका इन्फ्लुएंस क्या है और मेरा ओपिनियन क्या है। अब बहुत से लोग न्यूज़ तो देते हैं लेकिन वो फिर अपना इन्फ्लुएंस नहीं बताते। प्लेइंग सेफ कि भाई मेरी गर्दन जो है बची रहनी चाहिए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊँ और व्यू पॉइंट से क्या इन्फ्लुएंस लगा सकते हैं। अगर आगे कोई मूवीज़ आ रही हैं या फिर स्टार ने कोई चीज़ करी है तो उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंडियन मूवीज़ की अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ऑफ लेटली ऐसा हुआ था कि बॉलीवुड नीचे गया और तेलुगु सिनेमा या फिर मलयालम जो भी बोल लीजिए वो धीरे धीरे ऊपर जाने शुरू हुए। फिर ये रियलाइज़ हुआ कि सब जगह पे थोड़ा थोड़ा टैलेंट तो है, मिक्स करना शुरू करते हैं। एक गॉड फादर नाम की पिक्चर आई थी, वहाँ पर सलमान खान जाके थोड़ा सा फर्स्ट कैमियो करके चला आया। फिर लोगों को लगा यहाँ ये कैमियो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, तो एक स्टार वहाँ का ले लो जहाँ का ले लो। तो आप ये देख रहे थे कि जैसे जवान भी आई थी तो उसके अंदर साउथ के विलन हो गए, हीरो जो हो गया बॉलीवुड का हो गया, शाहरुख खान हो गए, सेतुपति साहब हो गए, तो ऐसे मिक्सचर चलने शुरू हो गए। ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी इंडियन सिनेमा के लिए। और होपफुली कि जैसे हॉलीवुड होता है, हॉलीवुड वर्सेस अगर कोई इंडिया वुड अगर कुछ करके कुछ आ जाए तो फिर वो एक फ़ाइट जो है वो एक रीजनेबल फ़ाइट है। बट अगर वो बॉलीवुड होगा, वो टॉलीवुड होगा, वो कॉलीवुड होगा, या फिर कोई खड़ा होकर ये बोलेगा बॉलीवुड महान, या फिर कोई ये खड़ा होकर बोल देगा वर्ल्ड स्टेज के ऊपर नो 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 आई एम नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, आई एम फ्रॉम टॉलीवुड, इट इज़ तेलुगु पार्ट ऑफ द कंट्री है, वो इतना एक्सप्लेनेशन देगा तो फिर ये कभी कुछ हो नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें बोलने की वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस भी बढ़ जाती है। तो ये सेलिब्रेट करने के बजाय कि ऋतिक रोशन और एनटीआर इकट्ठे आ रहे हैं, वो फ़ैन वॉर शुरू हो चुकी है। और फिर वो अगली हो जाती है कि तेरा वाला हीरो छोटा सा वो स्टूल के ऊपर खड़ा हुआ है और मेरा ऋतिक रोशन लंबा। फिर वो बोलेगा देखो इसके एक्सप्रेशन अच्छे, देखो इसने ऐसे करके घूर के देख लिया तो ऋतिक रोशन जो है वो बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं बोल पाया, ये मेरे वाले की फ़ीस ज़्यादा, तेरे वाले की ये। भाई हिंदुस्तानी है, एक बड़ी पिक्चर के अंदर आए हैं, आप मूवी की लीथड़ पतेड़ क्यों कर रहे हो, है ना। 90 करोड़ रुपए में ये पिक्चर बिकी है वामसी साहब को तेलुगु मार्केट में। तो उनको पता है कि जो एनटीआर साहब के जो फैंस हैं उसको देखने जाएंगे, ऋतिक रोशन के तो हिंदी बेल्ट में बहुत सारे फैंस हैं वो भी देखेंगे, वॉर 2 फ्रेंचाइज है तो इसलिए भी देखेंगे। चाहे इसका ट्रेलर मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा महान ट्रेलर आया, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वॉर है और क्योंकि ये वाईआरएफ है, इसकी रिलीज़ में इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और ये बड़े नंबर भी लेके आएगी। और जिनको ये कन्फ्यूजन है कि शायद एनटीआर को ज़्यादा पैसे मिल गए और ऋतिक रोशन को नहीं मिले, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। और ये किसी को डीमीन करने वाली बात नहीं है। देखो मेन हीरो जो पिक्चर का होता है उसको हमेशा ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और वॉर 2 फ्रेंचाइज का मेन हीरो है ऋतिक रोशन। 400 करोड़ में ये पिक्चर बनी है, महंगी पिक्चर है। एनटीआर साहब को अपफ्रंट 70 करोड़ रुपए मिले हैं, ये बहुत बड़ी फीस होती है। ऋतिक रोशन को मिले हैं 50 करोड़ रुपए प्लस प्रॉफिट्स। तो अगर ये मूवी समझ लीजिए कि 500 700 800 करोड़ कर लेती है, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से 400 करोड़ में पिक्चर बनी, क्योंकि वाईआरएफ ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और नेशनल चेन के साथ ऑलरेडी इसका टाई अप हो चुका है। तो ये बहुत मिनिस्कुअल प्रॉफिट्स के कलेक्शंस के बाद समझ लीजिए कि जितनी मेरी समझ है तो 30% आप लगा लीजिए हायर साइड के ऊपर। इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 25% से ज़्यादा नहीं होगा एग्जिबिटर के साथ। बाकी 75% रेवेन्यूज़ ये रखने वाले हैं। मान लीजिए कि 500 करोड़ होता है तो 500 करोड़ का 25% होता है 125, तो आपका मतलब 375 करोड़ रुपीज़ के आसपास। मतलब जैसे ये मूवी 550 से 550 करोड़ करती है, प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा तो फिर और कई एवेन्यूज़ होते हैं पैसे कमाने के, तो ये पिक्चर के पास बहुत दमखम है। 400 करोड़ में ये बनी है पिक्चर। एनटीआर ने 70 करोड़ लिए, इसने 50 करोड़ रुपए लिए, प्रॉफिट शेयरिंग हुआ। एक्टर्स की जो फीस है बाकी सबकी मिला के 150 करोड़ है, जिसके अंदर 15 करोड़ रुपए उसके भी हैं कियारा आडवाणी की, वो भी अच्छी फीस है। जनरली गर्ल्स को इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, डिसपैरिटी होती है क्योंकि ऑडियंस भी उन्हीं को देखने जाती है, मर्दों को देखने ज़्यादा जाती है। ये नॉर्म है, जिस दिन ये चेंज हो जाएगा उस दिन गर्ल्स को भी बराबर मिलेगा या उनसे ज़्यादा मिलेगा। अयान मुखर्जी को बहुत अच्छी फीस मिल रही है डायरेक्ट करने की, 30 करोड़ रुपीस। और प्रोडक्शन बजट सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है। कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं कि जी 200 करोड़ की पिक्चर 120 करोड़ तो हीरो ले गया, बाकी क्या बचा 80 करोड़ जिसमें सारी दुनिया चलानी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर 220 करोड़ रुपये सिर्फ प्रोडक्शन बजट भी है। तो आई होप कि जो हमें दिखा गया है वो बहुत छोटी सी चीज़ है, हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा मूवी के अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एक दूसरे का सर मत फाड़ो, क्योंकि फिर जब कंपेरिजन्स के अंदर आ जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, कोई किसी को डीमीन करेगा तो फिर हर एक एक्टर की कोई ना कोई अच्छाई और बुराई होती है। अगर मेरे को सिर्फ अपना ओपिनियन देना हो और मैं वेरी ब्रेव रिव्यूअर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है क्यों सोचता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। दोनों में मैं कंपेयर करूँ
तो एनटीआर को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली दिखाया गया, पूरा अच्छा स्क्रीन्स दिए हैं, अच्छे फाइट सीक्वेंसेस दिए हैं। वो एक ऐसे एक्टर से लड़ रहा है जो इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर बोला जाता है, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन की मैं कोई और तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गिव एनटीआर equal respect, but between the two everybody knows who's a better actor, who's better looking, so let's leave it at that। मज़ा लो पिक्चर का, बड़े स्क्रीन पे दो बड़े मैग्निफिसेंट से लोग आ रहे हैं, लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म, हाउ दे एंटरटेन अस यार, इतने पे ही छोड़ दो इसको। सेकंड नंबर पे चलते हैं, जो भी एक मल्टी स्टारर पिक्चर में आने वाले हैं। अक्षय कुमार विलन बनेंगे सैफ अली खान के साथ, और अच्छी चीज़ ये हो रही है कि ये चाहे ओपम की रीमेक है, लेकिन प्रियदर्शनी ने खुद ही एक स्टेटमेंट दे दी है कि ये और ट्विस्ट होंगे इसके अंदर, और ये डार्कर शेड की होगी, क्योंकि जब मैंने ओपम बनाई थी थोड़े साल हो गए हैं इसको आए हुए, और आजकल ज़माना चेंज हो गया, तो ये फास्ट पेस भी होगी, डार्कर होगी, थोड़ी सी ब्रूटल भी हो सकती है, आपको ईरी फीलिंग भी आ सकती है इसके कैरेक्टर को देख के, डर लग सकता है अक्षय कुमार के कैरेक्टर को लेके, तो वेट फॉर समथिंग वेरी वेरी सरप्राइजिंग। इस पिक्चर का नाम रखा गया हैवान, और मुझे ये जान के अच्छा लगा कि अगर प्रियदर्शनी ने बोला तो वो कभी गलत बोलते नहीं हैं, तो मैं मान लूँगा कि वो कुछ सोच के ही बैठा है दिमाग में। तीसरे नंबर पे चलते हैं। देखो, खुशबू पतानी जो हैं वो दिशा पटानी की बहन है, और वो कुछ ना कुछ सोशल रिफॉर्म्स वगैरह कुछ करते रहते, कभी डॉग्स के लिए कुछ ले, और काफ़ी ब्रेव गर्ल हैं, और ये आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो जो होता है ना डीएनए उस तरीके का होता है कि यू कैन काइंड ऑफ वॉइस योर ओपिनियन विदाउट एनी फियर, सो टू से। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो अनुराध आचार्य हैं, जो मित्र को भी समझ में नहीं आता इंसान, ये काफ़ी सारे लोग क्योंकि पॉलिटिकली कनेक्ट हो गए हैं, तो इनकी दुकानें चल रही हैं आज के डेट में। नहीं तो आपको पता है कि पिछली अगर गवर्नमेंट थी तो यही वो पतानजी वाले भाई साहब थे जिनको लेडी सूट में भागना पड़ा था। तो ये सारे वो होता है कि जो गवर्नमेंट से लाइन हो जाता है उनकी दुकानें ज़्यादा चल जाती हैं, क्योंकि ये फंड भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं अपने सो कॉल्ड भक्तों को, जिनकी दिमाग की तारें सारी लूज़ होती हैं। उन्होंने कोई लूज स्टेटमेंट मारा है नचारे साहब ने कि भाई 25 साल की जो औरतें होती हैं वो 4 जगह पे मुंह मार के ऐसे करके उन्होंने लूज स्टेटमेंट मारा, जो कि नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद इनको खुशबू को लगा कि ये बिल्कुल ही डिग्निटी हर्ट करने वाली बात है, जर्नलाइज करने वाली बात है। उन्होंने उनको खाड़ी खेड़ी सुनो के सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा वेव क्रिएट कर दिया कि उसके बाद उनको अपॉलॉजी देनी पड़ी नचारे साहब को। ये सुधरने वाले तो है नहीं, क्योंकि इनको एक बार किसी ने टोका था कि भाई आप ये गुच्ची के चश्मे पहन के क्यों कर रहे हो, आपका तो कोई धंधा पानी भी नहीं है। तो उसने बोला कि अभी तो मैंने 1.5 लाख का पहना, मैं फिर 15 लाख का पहनूंगा। अब भक्त लोग जो हैं इतने सारे पैसे दे देंगे ऐसे इंसानों को जिसको चश्मा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये गुरु लोग हैं उनके लिए तो एक किस्म का ये जो चीज़ें हैं मोह माया तो होनी नहीं चाहिए ना, लेकिन इसको पूरी मोह माया है। और गोल्डन वाले चेयर पे भी बैठ रहे हैं, तो ये थोड़ा अजीब है। ऐसे गुरुओं से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए मुझे लगता है। बाकी लेकिन अगर आपको लगता है कि जी हमारे गुरुओं को कुछ हैं ऐसे वाले रोड़े पर रोड़े टाइप, उनको लगेगा कि अगर क्योंकि वो हिंदू गुरु है तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते उसको, तो इसका मतलब है कि खुशबू पतानी को गलत है, और ये सारी औरतें भी ऐसे ही होती हैं। ऐसा हो सकता है कि वो जो रोड़े पर रोड़े टाइप लोग हैं वो ये भी बोल दें। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, 4th नंबर पे चलते हैं। दिलजीत दोसांझ को भी बहुत ज़्यादा गाली पड़ी थी, चाहे उसका कोई रोल भी नहीं था हायरिंग के अंदर, कि भाई तुमने सरदार जी 3 के लिए, जो कि ब्लॉकबस्टर हो गई इंडिया में रिलीज़ हुए बिना भी, कि भाई आपने कैसे हायर कर लिया। उसने बोला भाई मैंने तो हायर नहीं किया, ये उसका डिसीजन है प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब का, उन्होंने बाहर ही रिलीज़ करी, इंडिया में रिलीज़ नहीं हो रही। फिर उसके बाद भारत सरकार ने बोला कि चलो छोड़ो, अब कितना ही लड़ेंगे, एक काम करते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं। अब ये सितंबर में मैच आने वाला है, तो अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। तो सब लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि पहले जब नॉर्मल आर्टिस्ट के ऊपर इधर उधर जब हो रहा था, कोई तुर्की को लेके बोल रहा था, कोई किसी की पिक्चर ब्लॉक कर रहा था इसी वजह से कि भाई तुमने उसके बारे में क्यों नहीं बोल दिया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्यों नहीं बोला, और तुम खुद क्या कर रहे हो। अब तुम खुद ये बोलोगे कि जब मैं टर्की गया था तो मैंने हाथ में लाया क्योंकि मुझे रिलेशनशिप बनाने थे, प्रधानमंत्री साहब ये बोल देंगे। अब हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कभी तो लड़ाई ख़त्म करनी है नेबर्स के साथ, हम करके मुँह बना के तो नहीं बैठे सकते। तो ये चीज़ें आपकी विंस एंड फैंसीज़ के ऊपर थोड़ा चलेंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे क्लोज संबंध भी हैं। अगर आप बॉर्डर एरिया की बात करें तो वहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी भाषा और अपने कल्चर के हिसाब से जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, ना कि आप किस कंट्री के हैं। अगर आप पंजाबी टाइप हैं तो आपके इस साइड भी पंजाबी बोली जा रही है, उस साइड बोली जा रही है, तो चल आप चल चाह पी ला, तो उस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। उनको नहीं मतलब होता कि ये बॉर्डर क्या है, क्योंकि वो कभी तो एक ही बॉर्डर था, अब बट गया वो। तो कुछ लोग उनके वहाँ पर है संबंधी, कुछ यहाँ पर हैं। सिख के कुछ गुरुओं के बहुत इंपॉर्टेंट जो गुरुद्वारे हैं वो वहाँ पर है, ओरिजिन कुछ चीज़ों का वहाँ पर है। तो
कुछ चीज़ें हैं जो शायद ये बॉर्डर की लाइन खींचने के बाद भी टूटेंगी नहीं, और अगर टूटेंगी नहीं तो वे थोड़ा सा सेंसिटिविटी दिखानी ज़रूरी हो जाती है। 5th नंबर पे चलते हैं। जो यश है उसने बोला है, बहुत अच्छी चीज़ बोली है। पहले तो उसने बोला कि जी मैं नेगेटिव रोल के लिए इसलिए तैयार हो गया रवाना के लिए, एक तो मुझे वाइडर रीच चाहिए थी, मैं बड़ा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, और दूसरा मुझे ये बिलीव होने लग गया है कि हमें इंडियन सिनेमा बनाना है। तो मुझे लगा यार मेरे जैसे सोचने वाला कोई और इंसान तो है कम से कम। ये कन्नड़ा सिनेमा, अगर बॉलीवुड सिनेमा या फिर ये तेलुगु सिनेमा ही करते रहेंगे तो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये एक इंडियन फिल्म बनने की अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मैं खुद कम से कम छोटा को प्रोड्यूसर भी बन गया। लार्जर पैसा तो वही आ रहा है, नमित ही पे कर रहा है, लेकिन मैं भी बन गया। इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह भी है इनकी, रणबीर कपूर की भी है। बट ज़बरदस्त तरीके का ये आउटलुक है, और सारे एक्टर्स को यही आउटलुक रखना चाहिए, जो कि है नहीं। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, जितने बोलते हैं अंदर से जाके यही बोल रहे होते हैं कि आई एम फ्रॉम टॉलीवुड, आई एम नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, आई एम नॉट। कह सकते हो ना इंडियन सिनेमा, आप उसके इंटरव्यू सुनो, सलमान खान के बोलता है इंडियन सिनेमा कभी बॉलीवुड नहीं बोलता। आप संजय लीला बंसाली के सुनो, इतने पॉपुलर हुए हैं, बड़ा क्लियरली वो बोलता है कि आई एम फ्रॉम इंडियन सिनेमा, आई एम नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, बिकॉज कल्चरली वी आर सो डाइवर्सिफाइड। दैट्स द थिंग दैट यू हैव टू हाईलाइट। 7th नंबर पे चलते हैं। अंदाज 2 जो है सुनील दर्शन साहब, जो कहते हैं कि जी सब लोगों को मैंने ही बनाया, मैं सुनील शेट्टी को मैंने बनाया, अक्षय कुमार को मैंने बनाया। फिर वो कभी कभी बोल देते हैं कि जी सनी देओल को मैंने पैसे दिए थे, उसने वापस नहीं करे। भाई आप किसी को अगर बुक करोगे और कई साल तक पिक्चर ही नहीं बना पाओगे, आपकी स्क्रिप्ट का कुछ पता नहीं होगा, फिर आप ब्लेम गेम करने लग जाओगे कि भाई मेरे पास तो रेडी था। भाई आर्टिस्ट भी तो हाँ बोलेगा ना कि भाई आपकी सेटिस्फैक्ट्री फिल्म थी कि भी नहीं थी, तब मैं जाके इसकी शूटिंग शुरू करता हूँ। तो वो काफ़ी ब्लेम गेम में आ गए हैं। जब कभी ऐसा ब्लेम गेम में अचानक से लोग आते हैं तो समझ लो कि उसको कुछ बना रहा है और उसको अट्रैक्शन पॉइंट चाहिए। उन्होंने अंदाज 2 नाम का एक ट्रेलर निकाला है, कि भाई अंदाज जो थी उसके अंदर डिसीट थी, डिसीट और लव अफेयर टाइप फ्रॉम अ गर्ल्स व्यू पॉइंट, तो ऐसा कुछ था, जिसमें प्रियंका चोपड़ा होती हैं और अक्षय कुमार थे। तो इन्होंने नए स्टार्स को लेके बनाए हैं, और नए स्टार्स को लेके जो ये बनाया है ये एकदम थर्ड क्लास लगा यार मुझे। ऐसा लग रहा है कोई बी नहीं है, बल्कि डी ग्रेड की कोई मूवी है। कोई आयुष और आयशा नाम की हीरो हीरोइन आ रहे हैं, बिल्कुल अनट्रेंड लग रहे हैं। इसमें आप मेरे ख्याल से जो लोग देखेंगे वो आउटसाइडर का गाना भी नहीं गा पाएंगे, और ये हेंस प्रूव हो जाता है कि आउटसाइडर का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ग्रेट हैं। और कोई अगर आप राजा मौली हैं, या कोई भी काजा मौली हैं, या फिर कोई आलू मूली है, कोई संजय लीला है, कोई मंजय लीला है, जिसका भी नाम ले लो यार आप, ऐसा नहीं है कि उनकी ग्रेटनेस चलती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे सुनील दर्शन ने बहुत चीज़ें बनाई होंगी, समय के साथ जो इवॉल्व नहीं होगा वो नीचे जाएगा ही जाएगा। और अंदाज 2 उसका क्लियर टेस्टिमनी है। रिस्पेक्ट तब आती है जब आप इवॉल्व करते हो। बॉलीवुड में जो अगर आप एग्जाम्पल लें तो बॉबी देओल इज़ अ गुड एग्जाम्पल। राइस देखा, गुप्त वुप्त ये सब देखा, फिर नीचे गिर गया, फिर उसके बाद अब दोबारा से राइस कर रहा है, बिकॉज वो आज के ज़माने की कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये पिक्चर कहीं पर भी चलेगी। 4 मिनट का ट्रेलर आपको BCDEFG वाले ग्रेड की कोई याद दिलाता है। अनुराग कश्यप भी एक पिक्चर बना रहे हैं बॉबी देओल के साथ, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, बंदर नाम की मूवी का, मंकी इन केज। इसका ना तो मुझे ट्रेलर दिखा, ना मुझे कोई टीज़र दिखा, ना कोई ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। बट इसके अंदर जोजू जॉर्ज, जो कि मलयालम फिल्म्स में आते हैं, आई थिंक मलयालम में आते हैं, किस में आते हैं, मलयालम में आते हैं। और साथ में जो सान्या मल्होत्रा हैं वो दिखेंगी आपको, और साबा आज़ाद भी दिखेंगी। ये टिफ़ जो फेस्टिवल होता है उसके अंदर ये इसको दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद 6 महीने बाद कोई ना कोई प्रोड्यूसर वगैरह अगर इसको को प्रोड्यूस करना चाहे, या डिस्ट्रीब्यूटर कोई इसके अंदर हाथ डालना चाहे तो फिर डालेगा, क्योंकि अभी मिला नहीं है इसका डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये एज अ जैसे कहते हैं ना, वो पैरेलल सिनेमा की तरह प्रोजेक्ट करी जा रही है। और उसके बाद अगर लगेगा काफ़ी अट्रैक्शन आ रहा, तो कोई ना कोई वहाँ पर ये शोकेस पॉइंट होता है बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे एग्जीबिशंस लगती है ना, वो है किस्म की। 9 नंबर पे चलते हैं। अनीत पाड़ा भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, क्योंकि आजकल तो पहले नेशनल क्रश जो होता था वो कम से कम 1 डिकेड तो चलता था, फिर कुछ साल तो चलता था। अब ये पिक्चर के पिक्चर चेंज हो जाता है नेशनल क्रश। ठीक है, तो अनीत पाड़ा नेशनल क्रश आजकल बनी हुई हैं, और इनकी एक नई सीरीज़ आ रही है जिसके अंदर काफ़ी न्याय दिखाया जाएगा। और न्याय ये सीरीज़ का नाम है। इसके अंदर ये 17 ईयर ओल्ड दिखाई जाएंगी जिनके साथ कुछ सेक्सुअली गलत होता है, और इनको केस लड़ना पड़ता है। और इनका केस फातिमा शेख, एक पुलिस इंस्पेक्टर की हेल्प से लड़ा जाता है। अब इनको जस्टिस कैसे मिलता है, यही कहानी होगी, या नहीं मिलता है, या फिर बिल्कुल रियलिस्टिक जोन में जाता है। ये सीरीज़ है, कहाँ आएगी, कब आएगी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे जैसे आती जाएगी मैं बताऊँगा। 10 नंबर पे चलते हैं प्रमायना के ऊपर। एक ऑफ लेटली काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट सा हो गया है कि क्या सनी देओल की एज अप्रोप्रिएट है फॉर डूइंग
हनुमान जी का रोल, और क्या वो ये ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं जो कभी कभी बीच में चुलबुली भी हो पाए। तो मैं दोनों चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर आपने यमला पगला दीवाना देखी हो तो वो जो चुलबुलानेस होती है जिसके अंदर वो ड्रंकन वाला उन्होंने एक रोल किया था, तब वहाँ से देख के मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और एक बहुत पुरानी पिक्चर आई थी, चंकी पांडे था उसमें, पता नहीं कौन था, उसके अंदर इन्होंने करीबन 50 रोटियाँ खा ली थी। वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन था। वो कौन सी पिक्चर थी मुझे याद नहीं, बट जिनको याद है वो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो सनी देओल सिर्फ चिल्ला सकता है। जिनकी माइंडसेट ये है तो वो जानते ही नहीं है सनी देओल को, तो फ़ैन ही नहीं है ना, वो एक्टर को समझते हैं, तो वो तो साइड ही कर दो ऐसे करके ना, बोला तो चल हट यहाँ से। और जो सनी देओल को जानते हैं, जिन्होंने उनकी पेडिग्री देखी है, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन ला सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ही इज़ नो लेस देन एनी अदर एक्टर, जस्ट दैट ही इज़ बीन डूइंग अ सर्टन काइंड ऑफ रोल, एंड दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज एन आर्टिस्ट हु विल बी वेरी सीरियस समटाइम, एज एन आर्टिस्ट हु इज समटाइम्स नॉटी, थोड़ा सा नटखट जिसे बोला जाता है, एंड अ डिवोटी ऑफ श्री राम। तो ये बहुत अच्छा है, और आवाज़ भी इनकी ऐसी है, खूंखार वाली भी और बड़ी पतली भी हो जाती है, तो एक वेरिएशन बहुत अच्छा है हनुमान जी वाले जोन के अंदर। बाकी जो ऑरा है वो तो हनुमान जी टाइप है, ये सब लोग चाहते थे ये करें। एज अप्रोप्रिएट, ये इनकी ऑलमोस्ट वही एज है जिस टाइम में दारा सिंह साहब ने भी किया था, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई है। अब मुझे रामायण का एग्जैक्टली नहीं पता, मैं भाव में जाता हूँ और वो पर्टिकुलर निट पिकिंग में नहीं जाता हूँ कि हनुमान जी क्या एज में रामचंद्र जी से बड़े थे, क्या थे, ये मुझे नहीं पता है। तो जिनको पता है वो रिस्पेक्टफुली बताएं, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मुझे तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उनकी दोस्ती किस तरीके की थी, उससे क्या सीखा जा सकता है। इस मूवी के अंदर कोई सॉन्ग नहीं होगा, सिर्फ श्लोक्स होंगे, और हिंदी में तो ऑब्वियसली श्लोक्स होंगे। जो इंडियन सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये डब होगी, और जो फॉरेन लैंग्वेजेस होंगी वो जैसे कि फ्रेंच हो गई या फिर इंग्लिश हो गई, करीबन बहुत पैसा खर्चा जाएगा, 1000 करोड़ से ज़्यादा मार्केटिंग के अंदर खर्चा जाएगा इसके अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज एआई के थ्रू डिलीवर होगी, और नेक्स्ट जनरेशन का इसके अंदर इंजन होगा। वो जो श्लोकाज होंगे इसके बीच में कोई गाने नहीं होंगे, वो ओरिजिनल में ही रखे जाएंगे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ताकि वो एसेंस और ग्रेविटी बनी रहे। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये वीडियो हो गया लंबा, बट आई होप इट इज़ मीनिंगफुल विद लॉट ऑफ इनसाइट्स एंड माई पर्सपेक्टिव। अगर आपका पर्सपेक्टिव किसी पॉइंट को कुछ और है तो रिस्पेक्टफुली बताओ। डिबेट करना अच्छी बात होती है, कॉन्वर्सेशन करना अच्छी होती है। उंगली उठाओगे तो मैं सॉरी, मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो ज़बरदस्ती सुनता हूँ। मैं आई गिव इट बैक बिलो द बेल्ट। बाय बाय।